नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। यूपी में अब खेला शुरू हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में भागाभाग मची है। बड़े नेता बारी बारी से कांग्रेस से बिछड़ रहे हैं। अब जब कांग्रेस बेचारी मझधार में फंसकर रह गई है तो क्या करे। विधानसभा चुनावों की बयार जैसे ही बहने लगी वैसे ही दिग्गज नेताओं का हृदय परिवर्तन होने लगा और अब उन्हें बीजेपी में राष्ट्र का उत्थान दिखने लगा है। ये वही कांग्रेस के कद्दावर हैं जिन्होंने कभी बयानों की बौछार कर बीजेपी की वाट लगाई थी। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिर गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया है कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वो बीजेपी और कोई उपयुक्त नेता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस में से अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से ये एक है जितिन प्रसाद। ये भी आपको बता दें, पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से ये नाराज भी चल रहे थे और वो कांग्रेस में तवज्जो ना मिलने और यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। जितिन प्रसाद की शिकायत को पार्टी हाईकमान ने नजरअंदाज किया और यही वजह है कि उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंच के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, यही मेरा प्रयास रहेगा। जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बनाए गए हैं, तब से ही जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल पा रही है। कई बार खुले मंच पर वो ये बातें भी कह चुके हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। यूपी कांग्रेस की कई समितियों ने जितिन प्रसाद को रखा भी नहीं गया है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमी के बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आनी है और आने पर कांग्रेस में एक बार फिर से विरोध शुरू हो चुका है और अब यह विरोध पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किया है। उनसे किए गए वादे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस पर उन्होंने नाराजगी एक बार फिर से जताई है। पायलट ने बातचीत में खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उन्हें उनसे किए वादे फिलहाल तक पूरे नहीं हो पाए हैं। पायलट ने कहा कि मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो मुद्दे अब भी अनसुलझे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के समर्थन में अब आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने पायलट से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सकें।
बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह असम में कांग्रेस के प्रभारी हैं और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई भी बात नहीं है और न ही सरकार पर कोई खतरा है। उनका ये बयान इसलिए आया है क्योंकि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हाल ही में कहा है कि उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। केंद्र के नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की अक्सर सराहना करने वाली कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने अब जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने पर कई बड़े बातें कही हैं। सुनिए आप भी उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो इतने वरिष्ठ और अच्छे नेता उन्होंने खोए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो सिंधिया जी हों, अब जितिन भैया का जो पता चला है, क्यों ऐसे इतने वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं। यूथ लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं ये नेता, तो कहीं ना कहीं ये बस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको मंथन करना चाहिए क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हमको छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं संगठन में, प्रदेश में, कि जो हम इतने अच्छे अच्छे नेता खोते जा रहे हैं अपने पार्टी फोल्ड से। और पर्सनली भी क्योंकि मैं जितिन प्रसाद जी को जानती हूँ, एक बेहतरीन नेता हैं, इंटेलेक्चुअल नेता हैं एंड कांग्रेस लॉसेस बीजेपीज गेन। उनका भविष्य सुनहरा ही होगा जहाँ भी वो रहें, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन नेता हैं। लाइक आई सेड, बहुत पढ़े लिखे, समझदार, इतनी कम एज में उन्होंने मंत्रालय इतना बड़ा संभाला, सारी चीज़ें वो देख चुके हैं, बिल्कुल मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे अगर आप उनसे बात करें तो ही इज़ अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पॉलिटिशियन एंड उनका भविष्य सुनहरा ही रहेगा और मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, उत्तर उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि वो कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं या गलत लोगों की एडवाइस ले रहे हैं। ये तो मैं नहीं जानती, उनका इंटरनल मैटर है। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अगर आपके लोग आपसे निरंतर कटते जा रहे हैं, या तो उनकी सही सुनवाई नहीं हो पा रही है, या तो उनको सही प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हो ही रही हैं। ये शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं को संतुष्ट करें, उनसे बातचीत करें। ये ऐसे लोग हैं जो बुरे से बुरे टाइम में भी कांग्रेस के साथ रहे। दिग्गजों के भागम भाग है और लगातार कांग्रेस के कद्दावर जो नेता हैं और दिग्गज नेता है वो अब पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी का ही दामन वो थाम रहे हैं, क्योंकि अब उनको बीजेपी में राष्ट्र उत्थान दिख रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ।
दरअसल कैप्टन अमरिंਦਰ ਸਿੰਘ सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन का भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंਦਰ ਸਿੰਘ सरकार के दिशा निर्देश अनुसार लोगों नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू का पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता का सिहरा सरकार के सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालों के नाल होम क्वारंटाइन मरीजों का भी पूरा ध्यान रखा ते इसका नतीजा ये निकलिया कि जिथे देश विच एक समय मरीजों लई बैड ते होर सेहत सेवावां दी घाट हो गई सी, उत्थे ही पंजाब इस समस्या तो बचिया रहा ते अज उसी दा नतीजा है कि पंजाब दे लोकां नूं बेहतर सेहत सेवावां मिल सकियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी में खेला शुरू हो गया है क्योंकि दिग्गजों की भागम भाग कांग्रेस में मची है और बारी बारी से नेता भी छोड़कर जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस बेचारी क्या करिए, चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी अजीत सिंह जी, जिस तरह से आज आपके दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, किस तरह का आप दबाव महसूस कर रहे हैं और कितना खामियाजा इसको कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए मुस्कान जी, पार्टी मतलब बहुत बड़े संघर्ष के दौर से निकलती है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग साथ लगे होते हैं। जितिन प्रसाद जी का जो अपना कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और उन्होंने एक बात कही थी, अभी मैंने उनका सुना था, आपने भी सुनाया कि मैं अपने लोगों के काम नहीं कर पाऊँ, मैं अपनी सेवा नहीं कर पाऊँ और फिर क्या फायदा। 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, एमपी और एमएलए का, अब लेटेस्ट चुनाव में भागीदार है, एक प्रदेश के प्रभारी रहे और मैं समझता हूँ कि पिताजी से लेकर आज तक कांग्रेस को इन्होंने कांग्रेस को का इनको पूरा आशीर्वाद मिला। आज ये कह देना कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा, लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कहना बड़ा हास्यास्पद भी है कि आपके पास अवसर है, आप बड़े लीडर हैं और आप काम नहीं कर पा रहे। कौन कहाँ बंदिश है, कौन रोकता है? और आपको आज जरूरत है, पार्टी ने आपको हमेशा बहुत कुछ दिया, आज आपको जरूरत थी कि आप पार्टी के लिए और बेहतर काम करें, क्योंकि अब समय चुनौती है कि पार्टी की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। ये कह देना कि मैं काम नहीं कर पा रहा लोगों के लिए, ये तो सब मैं समझता हूँ कि ये किन लोगों के कल्याण करना चाहते हो, किन हितों की रक्षा करनी है या निजी हितों की रक्षा के लिए आप आ गए, तो ये तो मैं समझता हूँ बेहतर एक मैसेज है कि कौन किसके लिए कहाँ जा रहा है। और भाजपा ने तो बीमारी से लड़ने के बजाय चुनाव का काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि अपने घर से सामान नहीं है, किसान और कमेंट ले लेते हैं जी, सभी का स्टार्टिंग कमेंट हो जाए। सर मैं फिर से आऊंगी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कद्दावर नेता है और काफी नेता जिस तरह से वो सबसे बड़ा चेहरा ब्राह्मणों का माने जाते हैं यूपी में, तो आखिर विधानसभा चुनावों में उनके बीजेपी में शामिल होने पर किस तरह से आपको जीत हासिल हो सकती है, क्या फायदा आपको होगा? देखिए जितिन जी की जो छवि है, साफ सुथरी छवि है, युवा नेता है, उनके परिवार का समाज में एक अच्छा नाम है। हम जितिन जी का भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से स्वागत करते हैं और पूरी उम्मीद है जितिन जी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए वो युवा नेता है, उनमें एनर्जी है, जिस भावना से और जिस कमिटमेंट से वो काम करते हैं, कमिटमेंट से भारतीय जनता पार्टी में आके लोगों की सेवा करेंगे। और जिस तरीके से उसके हाथ पिछले कुछ समय से बांधे हुए थे, वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जनता में नहीं जा पा रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी में आके वो खुल के जनता के लिए काम कर पाएंगे, जनता की सेवा कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश को प्रदेश बनाने में अपना सहयोग देंगे। ठीक है, मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुनबा जो इतना बड़ा था वो अब छोटा सा होकर रह गया है। आप किस तरह से लड़ेंगे विधानसभा चुनावों में? पार्टी ने पिछले 6 महीनों के अंदर अपने कुनबे को बढ़ाया नहीं है, बल्कि उसको बहुत बड़ा विस्तृत रूप दे दिया। इसके बारे में बता दें कि बीजेपी के बांदा के एक पूर्व मंत्री थे पटेल जी, तो आज ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। इस तरह के बहुत सारे नेता तैयार बैठे हैं, एक की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन फोन आते हैं
वो किसी भी समाज का हो, जो आज ब्राह्मण कार्ड की बात की जा रही है, कम से कम 100 फोन तो मेरे पास आ चुके हैं। तो ऐसे बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता नेता हैं जो कह रहे हैं कि मनोज जी मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है, क्योंकि जो वादा, जो बातें और जिस सोच के साथ बीजेपी को हमने वोट दिया था उसमें वो पूरी तरीके से फेल है। लेकिन हम इस बात को एक किनारे करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल में चुनाव जिताने के लिए मात्र 2-4% बस, इससे ज्यादा इन आंकड़ों से कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा। एक बड़ा तबका जिसको कहा जाएगा टीएमसी के टूट के बीजेपी में आया। क्या उधार की राजनीति से कुछ हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। इतने 18 सांसद जीतने वाली पार्टी बहुत 70 की सीटों के आसपास सिमट के रह गई, और जो देश का अरबों रुपए खर्च हुआ पश्चिम बंगाल में वो अलग से, जिसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला न चुनाव आयोग है न कोई और राजनीतिक एजेंसी है। मैं महत्वपूर्ण बात बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 2017 का उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर अगर उनको शामिल किया गया है तो 2017 में तो न जतिन प्रसाद थे न योगी आदित्यनाथ थे। एक मेडिकल था मोदी जी का, अमित शाह जी प्रभारी थे। अब किसकी क्या जरूरत है? जब उस दौर में जरूरत नहीं पड़ी, और अगर जरूरत पड़ रही है तो निश्चित तौर पे ये मुस्कान जी समझा जाएगा कि भाजपा की सरकार ने 4-4.5 सालों में कुछ गेन नहीं किया है, सिर्फ लॉस किया है। वो भी लॉस जो किया है वो बड़ी संख्या बीजेपी ब्राह्मणों को साधने की बात कर रही है। जी ठीक है, अब आप तीनों का स्टार्टिंग कमेंट हो गया है। अब आपसे जो सवाल किए जाएंगे आप भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डिबेट ओपन है सभी के लिए, आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं अगर किसी की बात से सहमत नहीं है तो। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी एक बार फिर से। जिस तरह से जितिन प्रसाद को शामिल किया गया है, ब्राह्मणों का देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण तबका है वो यूपी में काफी लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहा है। क्या अब ब्राह्मणों को साधने का काम करेगी बीजेपी? देखिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, यूपी से आता हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, बिल्कुल गलत बात है, ये मिथ है। ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में ब्राह्मणों की प्रमुख भूमिका है, वहाँ पे डिप्टी केंद्रीय ब्राह्मण है। इस तरीके की जो मिथ है, इस तरीके की आप कह सकते हैं जो दुष्प्रचार है, वो कांग्रेस ने फैलाने का काम किया और उसमें समाजवादी पार्टी ने भी हिस्सा लिया, लेकिन ये सच नहीं है। हमारी जो पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम करती है। आज भी हम किसी भी धर्म या किसी भी जाति को टारगेट करके काम नहीं कर रहे। हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को हमें उत्तम प्रदेश बनाने में साथ लेना है, सभी को हमें विकास करना है, सभी को हमें जो स्वास्थ्य सेवाएं वो देनी है, सभी को हमें शिक्षा देनी है, सभी को हमें रोजगार देना है। उस ओर हम तेजी से काम कर रहे हैं। अगर उस रोड मैप में, अगर उस प्रक्रिया में कोई भी अच्छा नेता हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में आए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहयोग करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, अनकंडीशनल पार्टी में आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, है और रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पे रह के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, है और रहेगी, ठीक है आपकी बात, लेकिन यूपी में किस तरह से ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चल रहा है ये जग जाहिर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगी, आप दोनों का भी मैं कमेंट लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ
आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख गेस्ट का कर लेते हैं अजीत जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दी है पार्टी। उसके बाद बात पंजाब की करें तो पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच में, बीजेपी से जो सिद्धू छोड़कर आए थे पार्टी को, उनके बीच में काफी विवाद देखने को मिला है। अभी हमने हाल ही में देखा। राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट आपसे नाराज चल रहे हैं और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद एक बार फिर से जितिन प्रसाद ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया। आखिर क्या हाल बना रखा है सर, कैसे मजबूत करेंगे आप पार्टी को? देखिए, पार्टी का जहाँ तक मजबूती का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो अगर सारे लोग, ये पार्टी हित में जितना कौन काम कर रहा है और आप जरूर इस काम के लिए है, आप मैं निजी हित के लिए, तो ये अगर मेरा पर्सनल हित साधना है तो मैं समझता हूँ हर दल में है। हर आदमी के साथ मेरा स्वास्थ्य हित कहाँ हो सकता है, मुझे बड़ा औहदा कहाँ मिल सकता है, कहीं एमएलसी मिल सकती है, कहीं एमएलसी टिकट मिल सकता है। आदमी चुनाव के दरमियान ये बहुत ज्यादा होता है और हर दल में होता है। ये कह देना कि कांग्रेस में, ये आपने बात कही है, ये अच्छी बात है। हम अपनी पार्टी की पूरी ताकत को समेटना चाहिए। अगर कुछ लोग से नुकसान हो रहा है तो हमें करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी से ऊपर कोई आदमी निजी हितों के कारण अगर पार्टी को छोड़ जाने की बात करता है, मैं समझता हूँ वो लंबे समय तक रुकना भी मतलब फायदेमंद नहीं होता है। और पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया हो, मैं समझता हूँ आपकी वफादारी पार्टी और दल के साथ रहनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात बहुत जाहिर है कि जहाँ जहाँ पिछले समय चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के सवाल नहीं था, उन्होंने दूसरे घरों में ताकातजारी करने का काम किया और वहाँ से सामान लेने का काम किया, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे उत्तर प्रदेश है। लेकिन देखिए अजीत जी, इतने नेताओं ने आपकी पार्टी छोड़ी है, कई कद्दावर नेता है जिन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी है, लेकिन उनसे सीखा क्या आपने? इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख गेस्ट का कर लेंगे। अजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इतने नेताओं ने छोड़ी है पार्टी, आखिर उससे आपने सीखा क्या है? क्यों मंथन नहीं करती है कांग्रेस? देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मंथन निरंतर हर चीज पर चला है। और आज भी इन बातों पर के जो लोग जा रहे हैं कि क्या वो किसके हित में जा रहे हैं और किस स्वार्थ सिद्धि के लिए आदमी अगर जा रहा तो उसको आप कोई दल कहीं रोक ही नहीं सकता। लेकिन प्रश्न ये है, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी हाईकमान को और सेबी के साथ में बातें और मजबूती से रखनी चाहिए और नेताओं को जहाँ उनकी ग्रीवेंसीज हैं, अगर वो पार्टी और सोसाइटी और देश के लिए हैं तो उनको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो इंतजार ही करती है, जहां फूट डली है वहां पर उन्होंने राज कर लिया, एकदम से लपक लिए हैं वो। देखिए, कांग्रेस जो आप देखेंगे उसका जो बुरा हाल है वो अपने कारणों की वजह से है। पास तक सिमट के रह गई है। कोई भी अच्छा नेता होता है, कोई अच्छा लीडर होता है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देती। वही कारण है कि हर जगह उनके यहाँ पे कलह मची हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो। क्योंकि एक परिवार को आगे लाने की वजह से, एक व्यक्ति को नेता बनाने की वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। और उनकी नेगेटिव राजनीति है। नेगेटिव राजनीति की वजह से तो जो देश हित की चीजें हैं उन पर भी वो अनाप-शनाप बातें करते हैं। जो लोगों के हित की बातें हैं उस पर भी अनाप-शनाप बातें करते हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट हो, चाहे वो चाइना के साथ कंफ्लिक्ट हो, चाहे वो सेनाओं को मजबूत करने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट का काम देश में करने की बात हो, वहाँ पे वो अनर्गल और नेगेटिव बातें करते हैं। ठीक है। मनोज यादव जी, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूंगी कि आखिर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और अब आप किस तरह से बीजेपी से लड़ेंगे, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख मनोज यादव का कर लेते हैं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरह से आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी है, लेकिन बीजेपी इस समय जिस तरह से 2017 में उन्होंने जीत हासिल की, बहुत प्रचंड जीत थी, उसको देखते हुए आप अब किस तरह से बीजेपी के सामने खुद को रखेंगे? समाजवादी पार्टी किस तरह से अब लड़ेगी चुनाव? देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस के लिए बोलना चाहूंगा। कांग्रेस पिछले 2 सालों में पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लगातार लड़ना पड़ रहा है। लगातार उसकी जवाबदेही तय की जा रही है, तो चाहे मीडिया के माध्यम से हो या सत्ता के माध्यम से हो, तमाम सारे ऐसे माध्यम। इस बात को मैं ओपनली इसलिए कह रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल को इतना डेमोलाइज मुझे नहीं लगता है कि किसी स्तंभ के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अभी हमारे मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि परिवारवादी वाली पार्टियां। मैं नाम लेता हूँ लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का। मैं नाम लेता हूँ बीजेपी के तमाम सारे, जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, सुषमा स्वराज थी, अभी इस दुनिया में नहीं, वित्त मंत्री जेटली जी थे, बहुत गजब की लीडरशिप थी लीडर्स में। उनको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, उन्हें छोटे छोटे सेगमेंट दे दिए गए, दे दिए गए। जो जिसका हकदार था वो चीज तो आप ही नहीं दे पाए उन लोगों को। तो इस तरह की बहुत ओछी बात करना टीवी डिबेट पे। आप परिवारवाद की पराकाष्ठा को क्रॉस करके कहाँ पे पहुंच गए, ये शायद इस देश की जनता अब महसूस कर रही है। किस तरह देश को आपने बेच दिया, पूंजीपतियों के हाथ में गिरोह रख दिया, देश की अस्मिता को कहते नहीं कि तार तार कर दिया। और आप कहते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस
समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में तो हम इनको मजा सकाएंगे। अभी तक तो खेला हो रहा था ना, अब यहाँ पे इनको रेला निकालेंगे, कायदे से रेला निकालेंगे। और वो इसलिए निकालेंगे क्योंकि खेले का रेला कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था जी, देखिए क्या आप एक साथ, क्या आप किसी पार्टी के साथ आएंगे? क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि संगठन अब इतना बड़ा नहीं रहा है। आपको ने पिछली बार भी बसपा के साथ समर्थन लिया था, उनके साथ गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। इस बार क्या आप फिर से कोई गठबंधन लड़ेंगे? मुस्कान जी, अभी पंचायत का चुनाव हुआ है और पंचायत के चुनाव को सत्ता का चुनाव कहा जाता है। आपको बता दें, जिस तरह की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की रही है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे तो बीजेपी 50% भी नहीं पाएगी, क्योंकि 400 से कम सीटें। जिस तरह से आपने बहुमत हासिल किया है उसके लिए आपको बहुत बधाई, लेकिन पंचायत चुनाव को हम विधानसभा चुनाव से कंपेयर तो नहीं कर सकते। यहाँ पर स्थितियां बहुत अलग होती है, मुद्दे बहुत अलग होते हैं। क्यों? ये बात तो बिल्कुल नाजायज है भाई। पंचायत के चुनाव गांव के चुनाव होते हैं और पूरी तरीके से हर मुद्दों पे चुनाव होते हैं। तो क्या अभी जब इनका मेयर का चुनाव हुआ था बीजेपी जीती थी, तब तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। एमएलसी राज्यसभा के चुनाव हुए जिसकी बीजेपी की बल्ले बल्ले। तो इस वाले चुनाव की तो भी बल्ले बल्ले होगी ना, जिस पार्टी ने जीती है। तो ठीक है, देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की कब बल्ले बल्ले होने जा रही है। आप दोनों से, अजीत जी और खेमचंद जी, आपके पास भी मैं एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी में खेला शुरू हो गया है, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उसके लिए लगता है कि अब खेला वाकई शुरू हो चुका है। अजीत जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए तमाम लिस्ट है मेरे पास। कांग्रेस को 2017 में सिर्फ 7 सीटें मिली, 2012 में 28 सीटें मिली हैं, 2007 की बात करें तो 22 सीटें मिली हैं, विधानसभा चुनावों की मैं बात कर रही हूं। 2002 में 25 और 1996 में मात्र 33 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। सर, यूपी में क्या हाल बना रखा है आपने? पिछले 30 साल से कांग्रेस आई नहीं है यूपी में, आखिर हाल क्या है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का हाल बहुत बढ़िया है। कांग्रेस सर 30 साल से आपकी सरकार नहीं आई है यूपी में, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाल बहुत बढ़िया है। कैसी बात कर रहे हैं सर? मंथन की जरूरत है कांग्रेस को फिलहाल। के हिसाब से उसका पैमाना आपका सीट है, हमारा पैमाना आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। जो विचारधारा सबको जोड़ के लेके चलती हो, जो नफरत से नहीं मोहब्बत से देश को बांधने का काम करती हो, आइडियोलॉजी के क्षेत्र में कांग्रेस नंबर 1 है इस देश में। तो विचार है कि देश की प्रगति कैसे हो, सबको। आप किन आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं सर कि कांग्रेस नंबर 1 है? आपने देखा, नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास। आप बताओ, उस विकास में किसान है, वो नौजवान तो आज 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इधर है महंगाई की मतलब अजीत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे सत्ता में ना आए लेकिन कांग्रेस नंबर 1 रहेगी। पिछले 30 साल से आपने चुनाव नहीं जीता है,
पिछले 30 साल से आपने चुनाव नहीं जीता है। बिल्कुल सत्ता में आएंगे, इस बार सत्ता में पक्का कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने वो काम किया है। चाहे कोरोना काल में आप देखिए, चाहे किसानों की समस्याओं को देखिए, आज महंगाई के जो वादे भाजपा ने किए थे, सारे वादों में हम सड़क पे हैं। एक एक कार्यकर्ता, करोड़ों लोग संघर्ष में हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुकूमत आएगी और जनता के कल्याण जो वादे किए हैं उनको निभाने का काम होगा। हम धोखा नहीं देते, हम साथ चलते हैं, हम किसान के साथ हैं, गरीब के साथ हैं, हम हर वर्ग के साथ खड़े हैं। हम कोरोना काल में लाखों लोगों के साथ खड़े हुए, बसों लेके खड़े हुए, दवाई लेके खड़े हुए, पानी और खाना लेके खड़े हुए। लेकिन भाजपा से सवाल है कि आप दवाई नहीं दे पाए, ऑक्सीजन के एक एक सांस के लिए लोग तड़प तड़प के अपनी जान देने पड़ेगी है। इतनी भारी संख्या में आपने व्यवस्था नहीं कर पाए, ना अस्पताल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, क्या हालत है। ठीक है अजीत जी, भाजपा फेल हुई है इसकी कमी के कारण। ठीक है, लेकिन देखिए आपकी ये बात आपको कांग्रेस में मंथन करने की जरूरत है। अगर आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आकर आप चुनाव जीतेंगे तो ये नहीं होगा, आपको कांग्रेस में मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सीधे रुक गेस्ट हुआ कर लेंगे। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास में अब आऊंगी, आपके लिए भी आंकड़े हैं, आप भी आंकड़े सुनिएगा जरा। आपने ब्राह्मणवाद की बात की थी कि आप नहीं करते हैं, आंकड़े मेरे पास हैं। देखिए यूपी में ब्राह्मण वोट बीजेपी को जो मिले हैं, विधानसभा चुनावों में 2007 में 40% मिले थे, 2012 में 38% मिले थे और 2017 में 80%। लोकसभा चुनावों की भी बात कर लेते हैं, 2014 में 72% और 2019 में 82%। यानी कि जिस तरह से जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा ब्राह्मणों का माने जा रहे हैं, सीधे सीधे आपने उनको पार्टी में शामिल इसीलिए किया है क्योंकि वो ब्राह्मणों से आपकी जो भी खटपट हो रही है उसको खत्म कर सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं आप पर। देखिए, आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि पिछले इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, ग्रामीण वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं खुद ब्राह्मण होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्राह्मण कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी समझ हिंदू समाज के लिए सोचती, समझ देश के लिए सोचती, समाज के लिए सोचती, वो अपने आप के लिए नहीं सोचती। और भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज खड़ा है। अब रही बात तो हमारे एसपी के अभी मित्र जो बात कर रहे थे, वो खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीईओ की तरह एक परिवार का सदस्य अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। उस कंपनी में जो डायरेक्टर हैं या मैनेजर हैं वो उसी परिवार के लोग हैं। आपने देखा होगा, एमपी भी उसी परिवार के, एमएलए भी उसी परिवार के, जिला परिषद के अध्यक्ष भी उसी परिवार के। ठीक है, परिवारवाद की आपने बात की है, इसका मैं जवाब लूंगी कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह जी। लेकिन मनोज यादव आपकी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीच में आपके सवाल का भी जवाब देना है जी। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, लेकिन वो आपकी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर। मनोज जी। जी देखिए, बीजेपी बड़ी सरलीकरण की राजनीति करती है और हम समाजवादी लोग संघर्ष की कोख से पैदा हुए पार्टी है। सरलीकरण, दूसरे के उधार की नेता ले देना, उनको फिर मुख्यमंत्री बना देना, अपना मुख्यमंत्री हटा देना, सत्ता की इतनी लालच है कि कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बात से बड़ा दुखी रहता हूँ कि आखिर बीजेपी के भी तमाम सारे कार्यकर्ता नेता मेहनत करते हैं तो दूसरे का इम्पोर्ट करके क्यों उसका हकमारी कर लेते हो। लेकिन खैर बीजेपी पे आता हो, उत्तर प्रदेश पे और ब्राह्मण पे आता है। मैं ये बात से सहमत हूँ कि बीजेपी के एक बड़े तबके ने वोट दिया, तो योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं अच्छे लगते हैं ब्राह्मण, ये तो बीजेपी को बताना पड़ेगा ना। लगातार इनकाउंटर तो ब्राह्मणों के कराए, लगातार उनको इग्नोरेंस में रखा और अब तो ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से छाया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को तो आपने खा लिया ना, और फिर दे दनादन जेलों में, दे दनादन इनकाउंटर, दे दनादन। मैं एक बार फिर से आपकी बात मैं जरूर पूरी सुनूंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी में खेला शुरू हो गया है क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं, तमाम आंकड़े भी हमने आपको बताए। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपकी बात, मैं माफी चाहूंगी आपसे, बीच में आपको रोकना पड़ा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, मैं मौजूदा उत्तर प्रदेश को जो देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से और आने वाले 6 महीने, अभी एक जतिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपना बयान दे रहा हूँ, आने वाले 2 महीने और 1.5 महीना आप रख लीजिए, 1.5 महीने के अंदर पता नहीं कितने जितिन प्रसाद बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार है। इंटरनल बात कह दे रहा हूँ सर, हमारे बीजेपी के साथी को अच्छी न लगे, सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ा लगभग मतलब 100 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं। लेकिन हम अभी भी रुके हुए हैं। आप अपना बैलेंस करो, अगर कर सकते हो। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से आएगी और कोई ये अत्योक्ति मात्र नहीं होगी, क्योंकि हम लगातार 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में रिपीट करते हैं। हमारे ऑप्शंस में जो आता है तो सिर्फ और सिर्फ फेलियर राजनीति करता है, पास वाली राजनीति नहीं कर पाता है। आखिर में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पे विश्वास करती है और जनता सत्ता पे विश्वास करती है और 5 साल बाद पुनः बहुमत के साथ सरकार देती। जी मनोज जी, ठीक है, आपने जो बातें कही है आपकी बात को जरूर याद रखा जाएगा। 1.5 महीने का आपने समय दिया है और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता, जितने भी तमाम छोटे बड़े नेता हैं, आपने कहा वो समाजवादी पार्टी में आएंगे। ठीक है, आपकी बात को याद रखा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हमारे चैनल पर ये दिखाया भी जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, आखिर कैसे आप रोकेंगे इनको? जिस तरह से उन्होंने तमाम इतना बड़ा दावा ठोका है कि 1.5 महीना आपको दिया है, कैसे रोकेंगे इस 1.5 महीने में अपने नेताओं और मंत्रियों को? सपने देखने का, मनोज जी भाई आपकी बात हो गई, सपने देखने मैं कह रहा हूँ और खुली आंखों से सपने देखने का हक तो सभी को है और समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र देख रहे हैं तो देखने दो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि योगी जी की जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटें। अरे भैया सुन लो, लास्ट टाइम जो लोकल निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में 2017 में इतना विधानसभा इलेक्शन में जोरदार आपकी बात सुनता रहा। ये आपने 3 काम आपने अपने समय से ज्यादा टाइम लिया, ये दिखाता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। खेमचंद शर्मा जी, आपने कहा कि वो सपने देख रहे हैं। देखिए, सपने तो सुनिए खेमचंद शर्मा जी, सपने जो हैं वो तो फिलहाल बीजेपी भी देख रही है सचिन पायलट के लिए। इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है तुसी,
ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रुख आप ही का करूंगी खेमचंद शर्मा जी। आपसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी खुली आंखों से सपने देख रही है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट कांग्रेस में जिस तरह से उनकी खटपट चल रही है, नजर तो आपकी भी उन पर है, सपने तो आप भी देख रहे हैं कि वो कब आएंगे आपकी पार्टी में। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, अच्छा काम कर रही है। रही बात, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी के बिहाफ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, आम कार्यकर्ता जोड़ना चाह रहे हैं मनोज जी, मंत्री बन सकता है। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और जिस पार्टी में एक कार्यकर्ता अपने विश्वास से ये नहीं कह सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच सकता हूँ, ऐसी पार्टी को हम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहते हैं, ऐसी पार्टी को हम परिवारवाद वाली पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लिए एक बार उनकी भी। वाली पार्टी कहते हैं। अरे सुन लो, पहले आपकी बारी आएगी, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? इससे पता चलता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे भैया क्या फायदा नहीं है? नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी जो पार्टी है वो परिवारवाद वाली पार्टी है। उस पार्टी को लोगों ने देखा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का दोहन किया, जिस तरीके से वहाँ पे अपीलमेंट की पॉलिटिक्स हुई, जिस तरीके से एक धर्म और एक जाति के लिए काम किया गया, बाकी सबका विनाश किया गया, उत्तर प्रदेश में जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से काम करा, और मंत्रियों के भैंसों को। ठीक है, बहुत आरोप लगाए आपने, अब इन आरोपों पर जवाब ले लेते हैं जी। ठीक है खेमचंद जी, मनोज जी, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं,
आप थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा, मुझे अजीत जी के पास भी जाना है। जी, मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार बीजेपी के प्रवक्ता को बारंबार सालों में कई बार डिबेट पे बैठा हूँ सर। सैकड़ों विभाग खाली पड़े उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री से, सैकड़ों, बड़ी चर्चा हुई अभी। उसी में एक आपको पद दे दिया जाए, मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ का। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। राज्य अध्यक्ष बनना छोड़िए, वो तो बड़ी दूर की कड़ी है। कम से कम एक राज्य मंत्री का दर्जा दे दो। 4.5 साल बीत गया, मथुरा से राजनीति करते हो जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है, बहुत मेहनत की होगी पार्टी के लिए, आज तक कोई सम्मान नहीं मिल पाया। सोचो कितना दुख की बात है। हमें सम्मान भी मिला है, पद भी मिला है, पोजीशन भी मिली है, सब कुछ मिला है और सब कुछ मिलेगा भी। मैं दावे के बताइए, मैं पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके यहाँ पे अध्यक्ष पद रिजर्व है। आपके यहाँ पे अगर पार्टी आपकी बात पद रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, और आपको टीवी डिबेट में बैठाया जाता है मात्र बस। अरे कम से कम सरकार नहीं, हमारा पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में भी है, हमारा पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, हमारा पार्टिसिपेशन काम करने में भी है, हमारा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में। देखिए, मुझे अजीत जी के पास भी जाना है, काफी समय हो गया उनके पास। अजीत जी, परिवारवाद का मुद्दा जो है वो खेमचंद शर्मा जी ने उठाया था, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, परिवारवाद की जो राजनीति है वो कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है, और मनमुटाव का भी मैंने जिक्र किया कि कितने ही राज्यों में मनमुटाव है, जहां भी सरकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हर जगह मनमुटाव है। सर देखिए, जहां तक ये बात है कि परिवारवाद की बात जो कही जाती है, अगर ईमानदारी से विश्लेषण करें तो मैं इससे समझता हूँ कोई दल इससे अछूता नहीं, ये बात सच है। लेकिन ये कहा जाए कि परिवारवाद, ये कई बार इसमें बहुत बड़ी विशाल चर्चा सबकी हुई है, और ये भी बात है कि भाई एक राजनीतिक कार्यकर्ता का, यानी नेता का बेटा अगर वो राजनीति में आना चाहे तो उसको क्या बंदिशें हैं? क्यों भाई, उन्हें काबिलियत है तो वो आए, वो किसी दल, किसी पार्टी, किसी धर्म मजहब का हो, उसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न ये है कि हम जिस कॉज के लिए आते हैं राजनीति में वो उसका निर्वहन करें। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों, ठीक है, लेकिन सचिन पायलट को किस तरह से रोकेंगे सर? जी, बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए सचिन पायलट को रोकना, बना के रखना पार्टी में, उन्हें किस तरह से रोकेंगे? देखिए, पायलट साहब ने खुद कहा जो ग्रीवेंसीज के लिए जो कमेटी बनी वो उस दिशा में बढ़ रही है, और वो इस पर जल्दी ही उस पर फैसला आएंगे। पायलट साहब हमारी पार्टी के, लेकिन कब आएगा सर? जो सचिन पायलट से वादे किए गए थे अजीत जी, जो भी सचिन पायलट से वादे किए गए थे 10 महीने में तो पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। हाईकमान के सामने कितना इंतजार करेंगे वो? बहुत जल्द सब चीजें सेटल होंगी, कहीं कोई जाने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी बेवजह बेचैन है, परेशान है, और पायलट साहब को लेके पायलट साहब कांग्रेस जाने वाले तो देखिए जितिन प्रसाद भी नहीं थे अजीत जी, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि हमें तवज्जो नहीं मिल पा रही थी। ये बात उन्होंने जोर देकर कही है। देखिएगा, सुनिएगा कि जिस तरह से जब से प्रियंका गांधी वाड्रा आई है, उनका नेतृत्व यूपी में आया है, उसके बाद से उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, ये उन्होंने खुद कहा है अपने बयान में। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर में, जिलों में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत और गांवों तक जिस तरह संगठन में लगातार कार्यकर्ता बढ़ते जा रहा, मेहनत कर रहे हैं, और जो कॉज हैं, जो सही एक जनमानस के जो कॉज हो सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो वादे के जो नहीं निभा पाए, और पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और शराब के देख लो आप कैसे कांड हो रहे हैं। अलीगढ़ नहीं, हर जिले में लगभग शराब माफियाओं का गठजोड़ है, इससे लोगों के जाने जा रही हैं। देखिए, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है अजीत जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आपका हक है, लेकिन आप ये देखिए सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं है। हमने शुरुआत में एक बाइट भी सुनवाई थी अदिति सिंह की, अखिलेश सिंह की बेटी है वो, आपको याद होगा अदिति सिंह, आप ही की रायबरेली से, आप ही की पार्टी से विधायक है, वो युवा विधायक है, वो भी तमाम बार कभी कांग्रेस में होते भी उन्होंने कांग्रेस की तारीफ नहीं की है। अभी वो यही कह रही है कि मंथन की जरूरत है। लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफें करती दिखती हैं। मनमुटाव तो यही से दिखता है सर। देखिए आप समझते हैं, मैंने पहले भी कहा, पार्टियों में नेताओं का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आवागमन सब में है। और अरे तो सर आप कैसे विश्वास बनाएंगे? ऐसे ही आवागमन चलता रहा तो कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी ना। जो लोग काम कर रहे हैं वो हमेशा स्थायी रहेंगे, और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ा नेटवर्क है, बड़ी देश की पार्टी है, और इसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। अगर किसी अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी जाएगा, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी में बड़ा प्रभाव पड़ गया, साहब पार्टी काम नहीं कर पाएगी, बड़ा उसका नुकसान होगा। पार्टी तो रिफॉर्म करेगी और बेहतर तरीके से उभर के कैसे काम करेंगे सर? अजीत जी कैसे काम करेंगे? कई नेता आपके चले गए, सचिन पायलट पर तलवार लटक रही है। अदिति सिंह, मैं खुले तौर पर कह रही हूँ, अदिति सिंह कभी भी पार्टी को छोड़कर जा सकती हैं। अब ये कहना मैं नहीं चाहूंगी कि किस पार्टी में जाएंगी, लेकिन वो कभी भी जा सकती हैं, आप याद रखिएगा मेरी बात।
लगातार शुरुआत से वो इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। आज भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कई गलत लोगों की सुलह में आ गई है, कई गलत लोगों की बातें सुन रही है, ये खुद उन्होंने कहा है। अगर पार्टी के प्लेटफॉर्म को लेकर, पार्टी की स्टैंड को लेकर कोई बात है, जो ऐसा इश्यू है जिसमें वो बताएं कि पार्टी की नीतिगत कोई मामला है, तो वो उसका रिफॉर्म हो सकता है, तो करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके किसी पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अगर बात है, उसके लिए अपोज किया जाता, तो ये उनका पर्सनली हमेशा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेगा उन्हें? आप किस तरह से लड़ेंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस समय है यूपी में, और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मिशन 2022 को कैसे साधेंगे आप? बीजेपी तो पूरी तरह से जनता की नजर में नकारा हो चुकी है, बीजेपी को खारिज कर चुकी है जनता। आने वाला समय सिद्ध कर देगा। कोई इस प्रदेश का नौजवान, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अजीत जी, प्रदेश का व्यापारी, दुकानदार और उद्योगपति जो तमाम जिनके कारोबार छिन गए, बर्बाद हो गए, वो सब तय करेंगे। जनता बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है, सड़क पर है। और ठीक है अजीत जी। खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? गांधी के नेतृत्व जी सर, अजीत जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नकारा पार्टी हो गई है और उसको त्यागने वाले हैं, जो आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है। इनकी मध्य प्रदेश की पार्टी ने भी बहुत ही गलत टिप्पणी अभी जितेंद्र प्रसाद जी पे की है। मैं उनकी निंदा करता हूँ और इनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो सकारात्मक राजनीति करिए। सकारात्मक राजनीति आपको जरूर फायदा देगी, लेकिन जिस तरीके से आप नकारात्मक राजनीति में डूबे हुए हो, उससे ना आपका फायदा हो रहा है, ना आपके कार्यकर्ताओं का फायदा हो रहा है। आप देश को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आप देश को देश विदेश में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इन चीजें को छोड़ दो। इससे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा आप लोगों से दुखी हैं। आपको कोई साथ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा के माध्यम से, लगातार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम कर रही है, सेवा कर रही है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जब कहना चाह रहे हैं, कहिए मनोज जी। हेलो, मैं बीजेपी की सेवा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे जीते हुए जिला पंचायत सदस्य हैं तमाम सारे लखनऊ से और तमाम जिलों में, पुलिस के द्वारा उनसे फर्जी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, जो चुना हुआ व्यक्ति जनता के द्वारा। आपकी इस सेवा का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुचिता, नैतिकता की राजनीति करने वाली पार्टी अपने आप को कहते हैं, लेकिन गली के गुंडे से भी बदतर राजनीति करते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि जनता आपसे पूरी तरीके से नाराज है। और आप ठीक है मनोज जी, देखिए समय की थोड़ी कमी है जी। गुंडे हैं, वो गुंडों की बातें करे तो ये शोभा नहीं देता। यादव साहब लेकिन समाजवादी पार्टी जिसमें 99% जो उनके नेता गुंडे हैं और जो ऑफिशियल गुंडे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुंडा कौन है और कौन नहीं, ये तय करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। जो डिबेट है उस पर रहेंगे। अब देखिए समय की कमी है। अजीत जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। तो वो अच्छा तो लगता है, तो ये नहीं है। सिर्फ ये कहना है कि बहुत बेहतरीन कार्यक्रम पार्टी के हैं, सत्ता पक्ष के, भाजपा के, लेकिन ये पहली सरकार हम देख रहे हैं अपने जीवन में कि जो बोलने पे मुकदमा दर्ज होता है। ठीक है अजीत जी, देखिए समय की कमी है। उठाओगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बोलने नहीं किया जा रहा। ठीक है सर, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, और हमारे यहाँ अनकंडीशनल लोग शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा कार्य है, भारतीय जनता पार्टी कितना पैसे काम करते हैं, पैसे। देखिए समय की कमी। मनोज जी आऊंगी मैं आपके पास। हमारे यहाँ पे अपनी कार्यकर्ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, देखिए इस तरह की तू मैं से नहीं हम निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में आपको यही बताते चले कि 1979 के बाद यूपी में अभी तक कोई भी ब्राह्मण जो सीएम है वो अभी तक नहीं बना है, और यही वजह है कि कांग्रेस में भी सूखे के हालात दिखाई पड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जितेंद्र प्रसाद से कैसे बीजेपी ब्राह्मणों को खुश कर पाती है, और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से कांग्रेस और सपा कैसे लड़ेगी 2022 का विधानसभा चुनाव। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ,
कि जाके देखो कि किनू मिले उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।